नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। पिछले कई रोज से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। हनुमान चालीसा की लड़ाई अब जेल तक पहुंच गई है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राणा दंपति पर इसके अलावा राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बीजेपी इसके बाद खुलकर राणा दंपति के समर्थन में आ गई है। उद्धव सरकार पर महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली के नेता भी हमलावर हैं और इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या हनुमान चालीसा के बहाने लड़ाई बीजेपी और शिवसेना के बीच हो रही है, जिसके बीच में राणा परिवार आ गया। हनुमान चालीसा पर हुए इस हंगामे के बाद जिस तरह से राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया, इसके बाद बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना पर काफी हमलावर है। हमने देखा महाराष्ट्र में जहां मृत वसूली अघाड़ी की सरकार है, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। तो आपने देखा दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मामले में अब बयान देने लगे हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस हों, पूर्व मुख्यमंत्री किरीट सोमैया हों, तमाम बीजेपी महाराष्ट्र के नेता जो हैं वो तो इस मामले में खुलकर राणा दंपति के साथ हैं ही। आप सोचिए जरा, ये मामला शुरू कहां से हुआ था और कहां तक पहुंच गया। यह मुहिम चलाई थी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने। उन्होंने 3 मई की डेडलाइन दे रखी है कि सभी मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, वरना इसके जवाब में वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसकी शुरुआत भी वो कर चुके हैं। इस बीच राणा दंपति, जिनमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा हैं और उनके पति विधायक हैं रवि राणा, उन दोनों ने भी इस पूरे विवाद में वो कूद पड़े और जगह जगह आपने देखा नवनीत राणा वो हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल भी होती हुई तस्वीरों में आपको पिछले कुछ हफ्तों में दिखाई दी हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम उद्धव ठाकरे के घर यानी मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद विवाद बढ़ा और आप देख सकते हैं कि अब उनके ऊपर कितने संगीन मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। फिलहाल वो पुलिस स्टेशन में है, लेकिन हो सकता है कि उनको जेल जाना पड़े अगर उन्हें बेल नहीं मिलती है तो। हमारे साथ 2 मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। संजू वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। संजू जी स्वागत है आपका। और किशोर तिवारी जी शिवसेना से। किशोर जी आपका भी स्वागत है। सवाल संजू जी पहले आपसे है, देखें वो निर्दलीय एमपी हैं, निर्दलीय विधायक हैं, आपकी पार्टी अब खुलकर उनका साथ दे रही है और यही सवाल शिवसेना उठा रही है। उनके शब्द हैं ये संजय राउत के, शिखंडी की तरह नवनीत राणा रवि राणा के पीछे खड़े होकर दरअसल इस सारे विवाद के पीछे बीजेपी है। सौरभ जी, मैं एक चीज बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूं और वो ये कि महाराष्ट्र में आज जो हो रहा है, ना तो उसका लेना देना हनुमान चालीसा से है, ना तो उसका लेना देना लाउड स्पीकर से है, ना तो उसका लेना देना नवनीत राणा या रवि राणा से है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और ये बड़ी खबर है। बात इतनी सी है कि जब से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, चाहे अप्रैल 16, 2020 में पालघर साधुओं की निर्मम हत्या का मामला हो, चाहे सितंबर 2020 में कंगना रनौत के बंगलों को जिस तरह से ध्वस्त कर दिया बिना बीएमसी के नोटिस दिए, चाहे बात हो अगस्त 2021 की जब नारायण राणे जो कि एक यूनियन कैबिनेट मंत्री हैं, खाना खा रहे थे, लंच खा रहे थे, उनको घसीट कर ले जाया गया और उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, या फिर फरवरी 2022 में सौरभ जी आपको याद होगा, हार्डली 2-3 महीने पहले की बात है, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रीमाइसेस पर किरीट सोमैया पर जानलेवा हमला हुआ। 48 घंटे पहले और एक सीनियर बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर कलानगर सिग्नल पर जानलेवा हमला हुआ और आज जिस तरह किरीट सोमैया आपने देखा होगा, लहूलुहान उनकी गाड़ी के कांच वांच विंडोज तोड़ दिए गए। मुझे एक बात बताइए, ये बात क्या हनुमान चालीसा की लगती है आपको? लोकतंत्र, गणतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहाना लेकर, हनुमान चालीसा का बहाना लेकर, लाउडस्पीकर का बहाना लेकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि
मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था और प्रधानमंत्री पहुंचे थे मुंबई उनको श्रद्धांजलि भेंट करने, तब आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री करने जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे जो एक जूनियर मिनिस्टर है उनको भेजा था। अब आप बताइए। नहीं, मैं आपको बता दूं, खबर तो यह है कि उद्धव ठाकरे आज भी प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं जा रहे। आज भी वो अपने मंत्रियों को ही भेज रहे हैं और बेटे को भेज रहे हैं अपने। जी, आपने सही बोला सौरभ जी, आज भी वो सुभाष देसाई को भेज रहे हैं। मामला सिर्फ इतना, चलिए अभी बात नवनीत राणा की करते हैं, तो मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूं। संविधान ये कहता है कि यदि कोई लोकसभा का सांसद है तो पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के 40 दिन उपरांत, पार्लियामेंट सेशन यदि चालू है उस दौरान, और पार्लियामेंट सेशन के शुरू होने के 40 दिन पूर्व, 40 डेज आफ्टर, 40 डेज बिफोर एंड ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन, आप एक लोकसभा सांसद की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। और पार्लियामेंट सेशन, लास्ट पार्लियामेंट सेशन कब खत्म हुआ था सौरभ जी? बजट सेशन खत्म हुआ था अप्रैल 7, 2022 को। तो 40 दिन कब खत्म होते हैं? मई 17, 2022 को। तो संविधान की प्रक्रिया के हिसाब से भी, चलो माना कि नवनीत राणा को आप गिरफ्तार करना चाहते थे और उन्होंने देशद्रोह किया, क्योंकि आपने तो सेक्शन 124A भी लगा दिया है उनके खिलाफ। मैं ये पूछना चाहती हूं, आपने उनको मई 17 से पहले कैसे गिरफ्तार किया? 40 दिन तो मई 17 को खत्म होते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो इन्होंने भंग की, जो कोई चैनल नहीं बता रहा, यदि आप लोकसभा सांसद को गिरफ्तार करते हैं तो संविधान कहता है यू हैव टू आइदर इन्फॉर्म द लोकसभा स्पीकर। यदि लोकसभा स्पीकर को आपने इन्फॉर्म नहीं किया, उनकी अनुमति के बिना गिरफ्तार किया है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर मान लो देश के बाहर हैं या कोई वजह से आप उनसे संपर्क नहीं कर पाए, तो आपको डेप्यूटी स्पीकर की परमिशन वो भी नहीं किया गया सांसद को गिरफ्तार करने से पहले। क्या इन्होंने लोकसभा स्पीकर की परमिशन ली? क्या इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर की परमिशन ली? ये बताइए। आपने कहा कि ये गिरफ्तारी ही जो है वो गैर कानूनी है, इसमें संवैधानिक जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया। ये एक विषय, इस पर बात करेंगे। पहले जो मामला चल रहा है उस पर मैं बात करना चाहता हूं। किशोर तिवारी जी जुड़ गए हमारे साथ, वागीश सारस्वत साहब भी हमारे साथ MNS से जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है वागीश जी। लेकिन पहले किशोर तिवारी जी, वो बहुत पीछे नहीं जाएंगे, केवल आज की बात का आप जवाब दे दीजिए। ऐसा इन्होंने क्या किया था नवनीत राणा और रवि राणा ने जिसको देशद्रोह की कैटेगरी में डाला गया? ऐसा कौन सा देशद्रोह का काम इन्होंने किया था? देखो, जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है महाराष्ट्र में, तो एक अजान का मुद्दा लेके अशांति फैलाई गई, और जहां तक मैं तो लगता है वागीश सारस्वत आज नर्वस होंगे, क्योंकि उनका मुद्दा तो ये है, राणा पति पत्नी लेके चले गए। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि भद्दी भद्दी इसमें गालियां देना और महाराष्ट्र में देख लेंगे की भाषा बोलना, और कल भी इनको अरेस्ट किया गया जब भी इन्होंने बहुत ज्यादा धमकियां दी। और ये सब चीजें क्या धमकी दे रहे थे? ये तो यही कह रहे थे कि हम मातोश्री के बाहर जाकर के पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। ये भी कह रहे थे कि हम मंदिर मानते हैं मातोश्री को, तो उसके बाहर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? अरे ये बीजेपी के जैसे आज सब बीजेपी वाले खुल के सामने आ गए, ये हमें पहले ही मालूम था कि MNS हो गया या ये राणा पति पत्नी हो गई, ये सब बीजेपी ने छोड़े वाले, हमारे भाषा में हैंडवे है। इनसे खुद से होता नहीं, वो शिकंडी है और वो सब करवाते हैं। मेरी बात सुन लो, इन्होंने जो कुछ भी बकवास की, अभी देखो आप बता देना क्या बकवास की। मैं तो आपको मौका दे रहा हूं कि दुनिया को पता चले कि दोनों ने ऐसी क्या भाषा दी थी या धमकियां दी थी जिसके लिए इनको राजद्रोह का मुकदमा फेस करना पड़ रहा है। देखो, मुख्यमंत्री नालायक है, फुकट का पगार उठाते। अच्छा, देश उनको हम पदच्युत करके रहेंगे, हम इनको देख लेंगे। अरे देख लेने की भाषा धमकियां देना चालू था। तो संजय राउत को कब गिरफ्तार कर रहे हैं राजद्रोह में? संजय राउत कह रहे हैं कि अगर मातोश्री की तरफ आंख उठा के देखा तो 20 फीट जिंदा गाड़ देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। उनको कब गिरफ्तार कर रही है आपकी सरकार? नहीं, हमारी सरकार नहीं करेगी। उनके लिए तो आपने इनको
इन्होंने ईडी, सीबीआई, आईडी और एनसीबी वगैरह लगाया है, किशोर तो जी, वो मैं करेंगे। सिंपल सी बात कह रहा हूं आपसे, आप बड़े सीनियर आदमी हैं। अगर मुख्यमंत्री को देख लेंगे, मुख्यमंत्री को पद से हटा देंगे, ये राजद्रोह है। तो किसी को 20 फीट जमीन में गाड़ देने की धमकी देना राजद्रोह मत लगाइए, कम से कम हत्या की धमकी देने का आरोप तो लगाइए। एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं। संजू वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाए कि ये डिटेंशन ही इलीगल है और स्पीकर को इन्फॉर्म किया नहीं और ये नहीं वो नहीं, देखो अरेस्ट करने वाली जो पुलिस अथॉरिटी है उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता और उनको देश में और महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जवाबदार है। उन्होंने जो भी कार्रवाई की उसके लिए वो अकाउंटेबल रहेंगे। जहां तक मेरे मुख्यमंत्री शिव सैनिक मातोश्री के बाहर आपने खड़े किए, शिव सैनिकों का जमावड़ा राणा दंपत्ति के घर के बाहर आपने लगाया, वो तो घर से निकले ही नहीं। उन्होंने तो मना कर दिया था कि अब हम मातोश्री भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है, हम नहीं चाहते कि हालात खराब हो। हाँ, नहीं सौरभ, तुम को जानकारी बहुत कम है। मैं अमरावती के अंदर ही इनको नोटिस हमने सर्व कर दी थी कि आप ऐसा मत करो। तो नहीं किया ना, मैं तो कह रहा हूं किया होता तो आप करते। क्या वो गए मातोश्री के बाहर? अरे भाई, यहाँ पर आने के बाद भी उनको नोटिस दे दिया गया, उसके बावजूद उन्होंने 9:30 बजे 11 बजे वीडियो निकाला कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हाँ। और उसके बाद इन्होंने देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे से बार बार बात की और ये गुनाह है गया। अच्छा ठीक, मैं तो आपकी चार्जशीट लिख लेता हूं। इन्होंने देवेंद्र फडणवीस से बात की, ये इनका गुनाह है, ठीक है। और इन्होंने अपनी कॉल वापस ले ली, उसके बाद भी इनको गिरफ्तार किया गया, ये इनका गुनाह था। एक बार संजू जी जवाब दे दें, सापरा साहब भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। सर मैं ऐड कर लेता हूं। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो थोड़ा सा अन्याय कर दिया, ये तो बंबई की जनता और शिवसेना के मानने वाली आम जनता थी जो हजारों की संख्या में आ गई। मैं इसके बाद बता देता हूं संजू वर्मा को भी, जो भी बीजेपी के नेता इस प्रकार की हरकतें करेंगे और बाला साहेब के पुत्र हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हो, उन पर कोई ओछी बात करेंगे तो ये तो अभी टेलर है। पिक्चर अभी बाकी है। क्या करेंगे? पिक्चर अभी बाकी है। करेंगे क्या, ये तो बता दीजिए। एक बार मैं जरा तस्वीर दिखा दूं। प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंच गए हैं, आज उन्हें सम्मानित किया जाना है। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के सम्मान में जो अवार्ड दिया जा रहा है वो आज वो रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मुंबई अभी। और आप वहीं समारोह स्थल की तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और इस प्रोग्राम का भी बहुत कुछ लेना देना है इस पूरे विवाद से जो चल रहा है। अभी आप देखिए वहां जो मौजूद शख्सियतें हैं सभी उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल नवनीत राणा, रवि राणा ने ये जरूर कहा था कि हम जाएंगे मातोश्री, वहां सामने जाकर के हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद ही ये बयान जारी किया था कि अब हम अपना ये कार्यक्रम टाल रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का कल आने का कार्यक्रम है और हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो। बहरहाल इस सभागार में आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, और यहाँ उद्धव ठाकरे नहीं आए हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक वो एयरपोर्ट भी नहीं गए रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री को। और इसको भी बीजेपी जो है एक विषय बना रही है कि प्रोटोकॉल के तहत ऐसा किया जाता है तमाम राज्यों में, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कर्टसी नहीं पूरी की। थोड़ा सा हम सुना देते हैं इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है। फर्ज निभाते जाते हैं और वो भी बखूबी, बल्कि उनका सिद्धांत है प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट कि अगर काम सही हुआ तो क्रेडिट आपकी, अगर कोई गलती हुई तो वो गलती मेरी। आदिनाथ मंगेशकर युवावस्था से ही परिपक्व निर्णय लेने के आदी है। आज भी आप अपने पिता पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की जगह संभाल रहे हैं। देवियों सज्जनों, स्वागत शब्दों के साथ आदिनाथ मंगेशकर। चलें, ये कार्यक्रम वहां चल रहा है, आगे कुछ तस्वीरें और आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन चूंकि मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा कमेंट संजू जी आप देना चाह रही थी, आप कीजिए, उसके बाद मैं वागीश जी के पास और सापरा साहब के पास जाना चाहता हूं, थोड़ा शॉर्ट में प्लीज। जी सौरभ जी, हर किसी को ये बेसिक कानूनी व्यवस्था की जानकारी है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए, मान लो आप दोषी हो,
तो आप वारंट के साथ ही किसी को गिरफ्तार कर सकते हो। नवनीत राणा और रवि राणा को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की जुर्रत की गई, और ये आज नहीं हुआ। किरीट सोमैया का 2-3 घंटे पहले बयान आया कि किरीट सोमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसको अपलोड किया गया बांद्रा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने। और किरीट सोमैया ने कहा है कि किसी भी आरोपी के सिग्नेचर के बिना आप एफआईआर अपलोड कैसे कर सकते हो। जब उन्होंने डीसीपी से बात की तब डीसीपी ने माफी मांगी और कहा ये कोई गलती से फेक एफआईआर अपलोड हो गई है, ये आपकी एफआईआर नहीं है। ये तो हाल है मुंबई पुलिस का। फेक एफआईआर अपलोड करते हो, बिना सिग्नेचर के एफआईआर अपलोड करते हो, दोषी के घर पहुंच जाते हो बिना वारंट के गिरफ्तारी करने और देशद्रोह का आरोप लगाते हो। ठीक है संजू जी, एक बार जरा कांग्रेस पार्टी से सापरा साहब है, उनका रुख हम जान लें। सापरा साहब, आप कैसे देखते हैं पूरे विवाद को? नवनीत राणा, रवि राणा की गिरफ्तारी, और केवल गिरफ्तारी नहीं, आज उसमें ऐसा लगा कि आफ्टर थॉट के तहत राजद्रोह का मुकदमा भी शामिल कर दिया गया। ऐसा है इसमें कि जो नवनीत राणा और सापरा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। चल रही आ रही आवाज अभी पहुंच रही कि नहीं? एक्चुअली बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके वॉइस में। सर मुझे तो यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं तो गाड़ी में हूँ। जी जी। देखिए, इस सिलसिले के अंदर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस ने जो केस दर्ज किया है, अब वो कोर्ट में है, ये मैटर कोर्ट में सब जुडिस है। अब कोर्ट तय करेगा कि इसमें वारंट के बिना अरेस्ट निश्चित रूप से बेल दे दी जाती, फिर कोर्ट ने जेल कस्टडी क्यों दे दी है उनको। जितने भी आरोप एफआईआर में दर्ज हैं, मुंबई पुलिस को उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। 29 तारीख को वो फिर सुनवाई होगी वहां पर, और अगर सब्सटैंशिएट नहीं होता तो उनको बेल मिल जाएगी। अब न्यायाधीश ये सब तय करेंगे। इसके आगे हम इसके ऊपर मीडिया पर चाहे कितनी बातें कर ले, मीडिया ट्रायल कर ले, तो मेरे ख्याल से उससे कुछ सिद्ध नहीं होगा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, ये तो ठीक है कि जो होना अदालत में होना है। आपकी पार्टी के कई सीनियर लीडर्स जो हैं पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड राष्ट्रद्रोह, सेडिशन, इस कानून के इस्तेमाल के ही खिलाफ हैं। और फिर आप मुंबई में रहते हैं, आप सारा मामला जानते हैं और इन सब लोगों को भी जानते हैं। तो मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, क्या यह मामला ऐसा था जिसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता? वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर राजद्रोह का मामला है तो मामले को स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, पुलिस को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। और जो न्यायपालिका है उस पर सभी को विश्वास है, न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वो सही करेगी। लेकिन सवाल ये है कि राणा दंपति का जो ये पॉलिटिकल स्टंट था, ये उनको उल्टा पड़ा है। ये जिस तरह से कठपुतली बने हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन करके ये नाच रहे थे, वो इनको महंगा पड़ा है। अब इनको समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह से ओपन चेतावनी देना, जिस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनियां दी हैं, इनको 149 का नोटिस अमरावती में मिला था कि आप अपना घर मत छोड़िए, लेकिन अमरावती का घर छोड़ करके ये मुंबई में आए हैं, तो निश्चित रूप से वो केस बनता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, हम कितना ही मीडिया पर बात कर लें, लेकिन हल जो है वो अभी जुडिशरी के पास निकलेगा, कोर्ट के अंदर इसका हल निकलेगा। चलिए ठीक है संजू जी, आप बाद में जवाब दीजिएगा, पर भागीश जी के पास में जाना चाहता हूं। अभी किशोर तिवारी जी ने कहा कि आज आपको तो दुखी होना चाहिए कि आपका एजेंडा, आपका मुद्दा जो है वो नवनीत राणा, रवि राणा ले उड़े और अब बीजेपी भी उसमें शामिल हो गई, आप पीछे छूट गए, जबकि लेकर आप आए थे मुद्दा। किशोर तिवारी जी जितना बोलते हैं उतना सही है, क्योंकि ये उस रावण के शासन का हिस्सा है जिस रावण के शासन में हनुमान का नाम लेने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये तो रावण के राज में ऐसा ही बोलेंगे। रावण ने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि राम का नाम हो या हनुमान का नाम हो, वो लेना राजद्रोह है। अब तो ऐसा लगता है कि जितने भी घरों में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है सब पे राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। अरे किशोर तिवारी जी, कलमा पढ़ना चाहिए क्या आपके यहाँ पर के आकर के? तब जाके सुरक्षित रहेंगे कि आप साबित क्या करना चाहते हैं, आप संदेश क्या देना चाहते हैं। एक जनप्रतिनिधि उसके सारे नियम कानूनों को करके आपने उसको अरेस्ट किया। हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहने में कौन सी गुनाह हो गया? अपने घर पे थे, वो तो माधुरी कहे भी नहीं थे,
आपने और आपकी बंटी पुलिस बबली ने तो उन्हें मुद्दा मातोश्री लेके तक भाग जाने गए। के लिए दिया। अगर वो चले भी गए होते तब भी कौन सा राष्ट्रद्रोह हो जाता। हनुमान चालीसा शमशान में भी पढ़ी जा सकती है, हनुमान चालीसा ट्रेन में भी पढ़ी जा सकती है। तो मातोश्री कौन सी इस तरह की अवैध जगह है जहां हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है क्योंकि रावण का जो शासन है जी। उसका मातोश्री स्थान बन चुका है, इसलिए हनुमान चालीसा वहां राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आपने बिठा दी है। अब तो आपसे डर के रहना पड़ेगा। किशोर जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। आप किसी पर भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, किसी की भी गाड़ी तोड़वा सकते हैं, आपसे डरना पड़ेगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने वाले सांसद पर राजद्रोह का मुकदमा और 14 दिन की जेल, इसी पर हो रहा है आज का मुकाबला। एक छोटा कमेंट पहले किशोर जी से, फिर उसके बाद संजू जी। किशोर जी, अभी कहा गया, एमएनएस के नेता बोले रावण राज में हनुमान चालीसा पढ़ना मना है। देवेंद्र फडणवीस बोल चुके हैं हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान जाके पढ़नी पड़ेगी? नहीं, देखो, हनुमान चालीसा तो हम भी पढ़ते हैं और हम भी सनातनी हिंदू ही है, ऐसा नहीं है। हमारा श्रद्धा हनुमान जी में है। अब रावण वगैरह बोलना ये भी तो एक ओछी राजनीति है। महाराष्ट्र में कोई भी उठ रहा, किसको भी कुछ भी बोल रहा है, ये तो सब टालना चाहिए। इस बात से तो मैं सौरभ तुम्हारे बात से सहमत हूँ। अब कानून और व्यवस्था पूरी की पूरी, और ये जो राणा जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, ये पाखंडी है। ये इफ्तिहार पार्टी और बाद में फिर मुसलमानों के मसीहा बन जाते हैं। अभी ये कांग्रेस और एनसीपी के भरोसे चुन के आए, अब बीजेपी में चले गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि ऐसा इन्होंने बीजेपी किरदार लोग जो है, आर्टिस्ट लोग है, उनको किराए पे लेकर ऐसा ऑर्केस्ट्रा करते हैं और ये सब चीजें बीजेपी को उल्टी पड़ रही है। इसमें नुकसान बीजेपी का। आप कह रहे हैं कि नवनीत राणा या रवि राणा, इनकी कोई आस्था नहीं है? ये नहीं, ये पाखंड है। अच्छा। और ये तो बहुत मदारी लोग है। इनका कोई कैरेक्टर थोड़ी है। मैं अभी बता रहा हूं कि मैं कैरेक्टर बोल रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। मैं पॉलिटिकल कैरेक्टर समझ रहा हूं इसको। नहीं, पॉलिटिकल कैरेक्टर, पर्सनल कैरेक्टर के बारे में क्यों बोलूंगा। नवनीत राणा तो हमारी बहू है, विदर्भ की बहू है हमारी, बहुत इज्जत करते हम। और नवनीत या रवि हो, ये एक अच्छे कार्यकर्ता, ये बात तो ठीक है। लेकिन बीजेपी के बहकावे में आके वो परेशानी में है, तो हम ही मार्ग निकालेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो एजेंडा लेकर अशांति फैलाने का और डिस्टेबलाइज करके यहाँ पे किसी भी हालत में प्रेसिडेंट रूल लाने का ये प्लान है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारस्वत साहब, आपके नेता भी तो हमारे उद्धव जी के छोटे भाई है। तो बड़े भाई के पास जब महाराष्ट्र की कमान आई है, तो छोटे भाई ने भी ऐसा दुश्मनों के साथ हाथ मिला के उनके इशारों पे ये राज ठाकरे के लिए कह रहे हैं। अच्छा, चलिए संजू जी एक छोटा कमेंट दीजिएगा, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमको 20 मिनट मिलेंगे लगातार बात करने के लिए। संजू जी। सौरभ जी, बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी प्रेसिडेंट रूल थोपने के इरादे से महाराष्ट्र में राजनीति कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि शिवसेना के लोग ये भूल चुके हैं कि 2019 के चुनाव में, असेंबली चुनाव में भाजपा को 105 सीटें मिली, शिवसेना को तो मात्र 56 सीटें मिली, वो भी मोदी वेव के कारण। इसीलिए बीजेपी को यहाँ बैठकर नैतिकता का पाठ पढ़ाना बंद करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 355, जहां पर कि सेंट्रल इंटरवेंशन लागू हो सकता है किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, क्या ये महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए? मैं आर्टिकल 356 इमरजेंट जो प्रेसिडेंट रूल है उसकी तो बात भी नहीं कर रही हूँ। सेंट्रल इंटरवेंशन अंडर आर्टिकल 355 उसकी बात कर रही हूँ। वो जरूर लागू होना चाहिए, क्योंकि पुलिस किसको रिपोर्ट करती है सौरभ जी? 10 सेकंड में खत्म करूंगी। पुलिस रिपोर्ट करती है महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर चुप बैठे हैं। किरीट सोमैया के आसपास 300 पुलिसमैन खड़े थे, उसके बावजूद जानलेवा हमला हुआ। महाराष्ट्र की सियासत में अब राजद्रोह के आरोप की एंट्री हो चुकी है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा जो विधायक हैं, उनको जेल में भेज दिया गया है और उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी महाराष्ट्र की सरकार ने लगा दिया है। हमारे साथ सीमा मलिक जी भी जुड़ चुकी हैं अब एनसीपी से। सीमा जी, आपका स्वागत है। अब जहां चर्चा पहुंच चुकी है, मैं वहां से शुरुआत करता हूं आपसे।
ब्रेक से पहले किशोर तिवारी जी शिवसेना से हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा ये सब कुछ एक तरह से भूमिका बनाने की कोशिश है कि राष्ट्रपति शासन लगा करके महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जा सके। उसके बाद बीजेपी के संजू वर्मा जी ने कहा कि 356 नहीं तो 355 जो एक तरीके से हालात जब बन जाए 356 के तब इन्वोक किया जाता है, वैसी दुरुस्त परिस्थितियां नजर आ रही हैं महाराष्ट्र के अंदर। देखिए, माननीय किशोर तिवारी जी ने जो भी बोला मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ कि जिस तरह से ये एक भूमिका बनाई जा रही है। आप देखिए, काफी कोशिश करी गई, रामनवमी के दिन भी, पर सब कुछ अच्छे से हो गया। विद द क्रॉस फिंगर्स हमने उस दिन ये बात कही कि सब कुछ अच्छे से हो गया और कोई ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फाइट नहीं हुई। और देखिए, और महाराष्ट्र के लोगों ने जो भी हमने कानून फॉर्मुलेट करे गए हैं, टेकिंग परमिशंस फॉर द अजान, एक बहुत सेंसिटिव इशू है। और जिस तरह से सब कुछ ठीक हो रहा था, तो एक ये सबको पता है कि जब से हमारी सरकार आई है, ये लोग जिस तरह से प्रयास, हमेशा इनके निरंतर प्रयास रहे हैं इस बात के कि हमारी सरकार को गिराया जाए। और एक देखिए, एक चुनी हुई सांसद है वो, और वो मतलब वहां पर एक हजारों समस्याएं हैं इस देश में, वो आकर कहती है कि नहीं हम तो वहां आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। भाई, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, आप अपने घर में पढ़िए, आप मंदिर में पढ़िए, वो कौन सी जगह है हनुमान चालीसा पढ़ने की। इसके अलावा देखिए, सीपीसी का नोटिस जारी करा जाता है उसके लिए 149 सीआरपीसी का, पर वो उसको भी नहीं सुनती है। डिफरेंट चैनल्स को, समाचार पत्रों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट्स देती हैं कि 7.5 ही चल रही है। माननीय हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर तरह तरह के कमेंट्स करती हैं। तो ये इस बात का तुक क्या है इस समय, आप मुझे बताइए। जब आज एक देश में हर जगह दंगे फैले हुए हैं, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, बजाय इसके कि हम एक पढ़ी लिखी सांसद है, निर्दलीय सांसद। शिवा जी, चले मान लेते हैं ये सारी उनकी पूरी राजनीति है जैसा आपका आरोप है, वो भी अब समझ लिया। ये भी मान लिया कि उन्होंने नोटिस की अवहेलना की, ये भी मान लिया कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो सकती थी अगर वो चली जाती मातृश्री। तो ये सारी दफाएं उन पुलिस लगाए, समझ में आता है। राजद्रोह का मुकदमा लगाना ये नहीं समझ में आया। देखिए, राजद्रोह का मुकदमा, देखिए इस पे मेरा कुछ ज्यादा कमेंट करने का होता नहीं है ना। ये जो चीजें हैं, अगर कोई चीज सब जुडिस मैटर है, अगर कोर्ट में कोई चीज है, और अब पुलिस जो है, मुंबई पुलिस एक वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है वर्ल्ड की, और अगर जो भी वो करेंगे तो कुछ ऐसे तो करेंगे नहीं, है ना। कुछ उनका कुछ अगर कोर्ट में जांच कोई भी चीज है तो उनको भी, वो भी अपने जो भी उनकी पॉइंट्स हैं उन्होंने रखे हैं और आगे भी रखेंगे। तो इसमें मेरा कुछ कमेंट करना का कुछ होता नहीं है। बिना बयानबाजी करने के लिए हम लोग नहीं आते ना चैनल पे, बिना बात में किसी चलिए ठीक है। हाँ संजू जी, एक छोटा सा कमेंट पे जाता हूँ बाकी मेहमानों के पास, बोलिए। सौरभ जी, जो एक मशहूर कहावत है, भगवान आईना कोई ऐसा बना दे, भगवान आईना कोई ऐसा बना दे, इंसान का सिर्फ चेहरा ही नहीं, इंसान का सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसका किरदार भी दिखा दे। बात सिर्फ इतनी है सौरभ जी कि ये जो बार बार कहा जाता है कि नवनीत राणा एक निर्दलीय सांसद है, भाजपा उनका समर्थन कर रही है, इसीलिए वो इतनी दबंगाई पर उतर आई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप यदि पिछले 2-2.5 साल का महावसूली सरकार का शासनकाल देखें, ये दूसरों को दोगला कहते हैं, दूसरों को पाखंडी कहते हैं। अरे सबसे बड़े पाखंडी और दोगलेपन का जो एपिटोम है वो तो आप हैं, क्योंकि आपके बाला साहेब ठाकरे को हम शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के धरोहर के रखवाले मानते आए हैं। बाला साहेब ठाकरे का इतना दबदबा आज भी है महाराष्ट्र में, उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। और उद्धव ठाकरे उनकी संतान, बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है, विरासत है, उसको छल्ली छल्ली करने में कोई जो चीज है उससे चूक नहीं रहे। मुझे एक बात बताइए, नासिक के कमिश्नर ने क्या कहा, दीपक पांडे ने, आजान चलने के 15 मिनट पहले, आजान चलने के 15 मिनट बाद नासिक में कहीं भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती। क्या ये रूल हिंदुओं के लिए भी लागू है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के 15 मिनट पहले आजान नहीं पढ़ा जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ने के 15 मिनट बाद आजान नहीं पढ़ा जाएगा? नहीं, ये एक तरफा हिंदुओं को उत्पीड़न करने वाला लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आड़ में आप हिंदुओं को बार बार छोटा दिखाने की कोशिश में क्यों लगे हो? वोट बैंक। संजू जी, एक बात का जवाब लेकिन आप भी दीजिए। देखिए, ये बात सही है, महाराष्ट्र में ये मुद्दा आपकी पार्टी लेकर के नहीं आई थी, ये लेकर के आए थे राज ठाकरे। और राज ठाकरे बार बार एक बात कहते हैं कि ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, सामाजिक मामला है, ये कानून का मामला है। आप इसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे रही हैं।
नहीं, सौरभ जी, एक मिनट। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूँ, ये मामला धर्म का भी है, ये मामला सामाजिक भी है, ये मामला न्याय प्रणाली का भी है, ये मामला पॉलिटिकल भी है। और राज ठाकरे अभी लेकर आए, हमने उनका समर्थन किया, हम राज ठाकरे की वाहवाही करते हैं, पर बीजेपी ने हमेशा डंके की चोट पे कहा है कि हम हिंदू फोबिया बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आप हिंदुओं की आस्था पर बार बार आक्रमण करते रहते हो और फिर कहते हो कि बीजेपी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने के चक्कर में शिवसेना पर आरोप लगाती है। मुझे एक बात बताइए, सचिन वाजे को तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे थे संजय राउत, ठीक है, मैन ऑफ इंटेग्रिटी। आपको शर्म नहीं आई? आपके मैन ऑफ इंटेग्रिटी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपने कहा था कि संजय राठौर, जिनके खिलाफ टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण के मर्डर का आरोप है, जी ठीक, आपने उनको भी कैरेक्टर एक मिनट, ठीक है संजू जी, जरा सापरा साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर वागीश साहब। सापरा साहब देखिए सौरभ जी, इन्होंने बात की थोड़ी देर पहले 355 की बात की है, तो उससे मैं कहना चाहूंगा कि दिल की बात आखिर जुबान पर आई गई है। बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि किसी तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार गिराई जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और जिस तरह से ये पूरा माहौल अभी तैयार किया गया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की टूल किट है, महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की टूल किट है, उसके दो प्यादे ये बने हैं। राणा दंपत्ति जो है, यानी मदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, और वो इन दोनों को नचा रहे हैं और ये नाच रहे हैं। ये दृश्य जो है, ये सारा महाराष्ट्र और सारा देश देख रहा है। कल को ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरह से जो हनुमान चालीसा की बात करते मातोश्री के बाहर पढ़ना था, अगर असदुद्दीन ओवैसी या एमआईएम ये कहे कि हम प्रधानमंत्री के घर के बाहर वहां पर नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो क्या वो अलाउ होगा? तो ये बेतुकी बातें हैं, सारी बेतुकी बातों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। केस फाइल हो चुका है, मैटर सब जुडिस है, वो अब कोर्ट तय करेगी। हम अगर टीवी पर बैठ करके ये मीडिया ट्रायल करेंगे तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं रहेगा। बहुत से सवाल मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई जिग्नेश मेवानी को क्यों अरेस्ट किया, बिना वारंट के क्यों अरेस्ट करके आसाम की पुलिस ले गई? हालांकि उसने तो खाली एक ट्विटर पर ही कुछ लिखा था प्रधानमंत्री के खिलाफ। मध्य प्रदेश में जो पत्रकार नग्न अवस्था में पुलिस स्टेशन में रखे गए, वो क्यों रखे गए? उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर या गुजरात के अंदर जो पत्रकारों पर केस हुए या जो सोशल एक्टिविस्ट पर केस हुए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्यों किए? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अगर ये एक उंगली हमारी तरफ दिखाने का प्रयास करते हैं तो तीन उंगली इनकी तरफ भी है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में, इनके 17 राज्यों में इनकी सरकार है, और 17 राज्यों में किस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सापरा साहब, चलिए सापरा साहब, आपके आरोप लगाने के अधिकार को तो कोई नहीं छीन सकता। आप ही की बात मान लेते हैं, 5 में से 4 उंगली इनकी तरफ मान लीजिए, एक आज आपकी तरफ उठ रही है, तो आज उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो उसका जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन यही कह रहे हैं कि ये लोगों की दिशा भूल क्यों कर रहे हैं। आज देश के अंदर मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, महंगाई मुख्य मुद्दा है, किसानों की समस्या, किसानों को जो एमएसपी इन्होंने कहा था C2+ 50% की एमएसपी दे पा रहे हैं क्या? ये मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह के और इस्तेमाल कर रहे हैं राणा दंपत्ति का और एमएनएस का। चलिए जवाब दें वागीश जी। पुतलियों को नचाते हैं। वागीश जी देखिए, एक बात समझ में नहीं आ रही है, किशोर तिवारी जी भी कह रहे हैं, सप्रा साहब भी बोल रहे हैं और एनसीपी की प्रवक्ता भी बोल रही हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब ये अभी तक नहीं दे पाए हैं कि राणा दंपत्ति पर राजद्रोह का केस क्यों बना। क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए राजद्रोह का मुकदमा बना? ऐसी कौन सी उनसे खता हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई? या जिस तरह से सप्रा जी ने कहा, या जिस तरह से सप्रा जी, जरा अभी मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ सेकंड मुझे बोलने दीजिए। या सिर्फ इसलिए राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया कि बीजेपी शासित कुछ राज्यों में पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा लगा? अगर बीजेपी के राज्यों में गलती की गई है तो ये जरूरी है कि वही गलती यहाँ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार भी करे। ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से राजद्रोह का मुकदमा लगाए? मैं आप तीनों से, सप्रा जी से, किशोर जी से और हमारी जो बहन एनसीपी की सीमा जी बैठी है, उन तीनों को मैं कहना चाहता हूँ, आप बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। सचिव, वैद, गुरु, तीन जो प्रिय बोले भाई आप लोग सरकार गलत कर रही है उसके विरोध में नहीं बोल रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा था कि सचिव, वैद, गुरु तीन जो भाई बोले प्रिय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। इसका सीधा मतलब यह है कि हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं।
आप जैसे समझदार लोग, सुज्ञ लोग, जनप्रति रहे हैं सप्ताह जी, आपको तो कम से कम सच का साथ देना चाहिए। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा इनसे, मैंने भी कई बार पूछा, सीधा उत्तर नहीं आया, एक बार फिर प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप जरा एक बार करने दीजिए ना। जी बोलिए। कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए सर, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। नहीं नहीं भाई, यही जवाब है, मेरे को भी यही जवाब मिला सबसे कि कोर्ट तय करेगा। महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ सोच समझ के वो धारा लगाई होगी, लेकिन ऐसे क्या हालात थे ये कोई नहीं बता रहा है। लेकिन आप वागीश जी एक बार किशोर जी की उस बात का जवाब जरूर दीजिए कि मुश्किल घड़ी में छोटे भाई को बड़े भाई के साथ खड़ा होना चाहिए, दुश्मनों के साथ जाकर नहीं मिलना चाहिए। देखिए, छोटे भाई बड़े भाई का मामला यहाँ है कहाँ, जहाँ निजी तौर पे भाई की जरूरत होती है। राज ठाकरे जी सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी के पास पहुंचते हैं। उद्धव ठाकरे बीमार होते हैं, अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाते हैं, अस्पताल से घर लेकर के आते हैं। जहां भाई का धर्म है, भाई का धर्म राज ठाकरे जी बड़े अच्छे से बखूबी निभाते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा राजधर्म का है, राजनीति का है, नीति का है। और अगर सरकार गलत कर रही है, देखिए नवाब मलिक से अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया है, वहां एंटालिया केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार के लगातार केस होते जा रहे हैं। उन चीजों को तो कभी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। सिर्फ एक हनुमान चालीसा पढ़ने निकला एक दंपति, एक दंपति है और 2 जनप्रतिनिधि हैं, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला रहे हैं। ठीक है, ये हो क्या रहा है? चले किशोर तिवारी जवाब दें आपकी बातों का। अधर्म नहीं है, किशोर ये जी, दुष्टता नहीं है, ये भ्रष्टता नहीं है, इसका इलाज कौन करेगा? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के भाई हैं तो नेता भी हैं किशोर जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे नेता है तो नेता अपने तरफ से जरा जवाब ले लूं आपकी बात का वागीश जी। नेता हमारे राज ठाकरे शिवसेना के नेता नहीं है। जब से शिवसेना से अलग होकर के राज ठाकरे जी ने अपनी नीति बनाई है, शिवसेना की नीतियां अलग है। हम तो शिवसेना और कांग्रेस के साथ जाकर के नहीं बैठे। अच्छा चले, ठीक ठीक ठीक, अब जवाब की बारी है। किशोर तिवारी जी बोलिए, बोलिए किशोर जी। ठीक है वागीश जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई किशोर जी। हम अकेले चल रहे हैं, अपनी नीति पर चल रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं है। जहां भाई का धर्म होगा, राज ठाकरे समझ गए वागीश जी, बोल लिया आपने, बता दिया आपने, बता दिया। प्लीज अब जवाब सुनिएगा किशोर जी। नहीं, भड़ास तो निकलने दीजिए। मैं संजू वर्मा की भी भड़ास बहुत देखा। मैं एक बात में यहाँ सौरभ तुमको बता देता हूं कि 355 56 कुछ भी हो, आप राष्ट्रपति शासन भी लगा दो, शिवसेना को सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, हमने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए किया और सबक सिखा दिया। अब मैं बताता हूं, उद्धव अभी क्या हो गया था, नुक्कड़ का भी बीजेपी का कोई भी नेता हो या फिर वो मुलुंड का नेता हो, जो मातोश्री के बारे में सुबह शाम बकते रहते थे, उसी प्रकार का नवनीत बेटा ने चालू कर दिया। रवि भी वैसे ही बोलने लगा। अब क्या हुआ कि जो उठेगा वो मातोश्री के तरफ मुंह करेगा और कुछ भी बकेगा। तो महाराष्ट्र के अस्मिता का ये प्रश्न है। हमारे मुख्यमंत्री इतने ऊंची गालियों के अधिकारी नहीं है। और वागीश जी, आप भी गलत कर रहे हो। मातोश्री पे जो भी उंगली उठाएगा उसको क्या, मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने दो। राष्ट्र को हो जाएगा अगर मुख्यमंत्री सक्रियता के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो क्या वो राष्ट्र हो जाएगा? अच्छा एक मिनट मैं आ जाऊँ, संजू जी आ जाऊँ, एक मिनट बोलने तो दीजिए इनको। हाँ किशोर जी बोल दिए, ये बहुत सी बातें, बहुत से रहस्य उजागर कर रहे हैं इस कार्रवाई के बारे में। बोलिए किशोर जी। एक मिनट किशोर जी की आवाज। मुझे क्या कर रहे, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे सब शिव सैनिकों ने ये तय कर लिया है कि इसके बाद मातोश्री पे कोई भी चैलेंज करेगा तो अभी तो ये टेलर था। और सौरभ जी आप भी बोलेंगे कि मैंने बराबर बोला था, आपने टेलर बोला था। और मैंने तो आपसे तब भी पूछा था कि ट्रेलर के बाद पिक्चर में क्या करेंगे, पिक्चर में होगा क्या, मुंबई की सड़कों पे क्या होगा, जो बोल रहा होगा मातोश्री के खिलाफ उसके घरों पर क्या होगा। नहीं, हम अभी भी बताते हैं कि जिस प्रकार की अभद्र भाषा नवनीत राणा और रवि राणा ने लिए, मैं तो आपकी तारीफ करता हूं किशोर जी, आपने बड़ी साफ शब्दों में इस बात को स्वीकार लिया कि नवनीत राणा, रवि राणा को मातोश्री के खिलाफ बोलने की सजा दी है। आपने कहा कि हमें सजा देनी थी, हमने सजा दे दी। तो ये आपने बता दें कि सजा दरअसल जो है वो मातोश्री के खिलाफ बोलने के लिए है। एक मिनट मेरी और एक बात, रवि राणा और नवनीत राणा जब तक माफी नहीं मांगेंगे उन्हें हर जगह पे शिव सैनिकों का ऐसा ही रोष का सामना करना पड़ेगा। मैंने अभी बोला ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। चले ठीक है, हमने गलत किया होगा। नहीं चलिए ठीक है, ठीक। अब मुझे नहीं पता कि आप जो शब्द कह रहे हैं इसको चेतावनी कहते हैं, धमकी कहते हैं
सजा देना आपका पार्टी का अधिकार बन गया है, ये मैं नहीं कह सकता। जो दर्शक सुन रहे हैं आपकी बात को, संजय राउत, फिर तो संजय राउत जी भी ठीक ही बोल रहे हैं कि जो मातोश्री की तरफ देखकर बोलेगा उसको 20 फीट गड्ढे में गाड़ देंगे। वो ये भी बोल दे कि कोई ये ज्यादा बोलेगा तो मुंह में कागज ठूस देंगे। तो फिर तो आपकी लाइन और उनकी लाइन बिल्कुल मैच कर रही है किशोर जी। नहीं, मानता हूं आपकी पार्टी में पार्टी लाइन को लेकर डिसिप्लिन बहुत है। नहीं, एक बात मैं बताता हूं, शिवसेना के स्टाइल से काम नहीं करेंगी तो हम क्या बीजेपी बन जाएंगे? और ऐसे चिल्लर नहीं तो अब शिवसेना का क्या स्टाइल है, खैर मैं नहीं समझ रहा। लास्ट कमेंट संजू जी, बहुत शॉर्ट कमेंट समय चला गया। संजू जी, भारत जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना जोरी। शिवसेना ने गुंडाई और दंगेपन की सारी हदें पार कर दी हैं। किशोर तिवारी ने एक सही बात कही, ये ट्रेलर भी नहीं है, ये पिक्चर भी नहीं है, क्लाइमेक्स आने वाला है। और क्लाइमेक्स ये होगा कि जनता जनार्दन जो लोकतंत्र में सर्वोपरि है आपको धक्के मार के बाहर निकालेगी। आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 ये कभी भूलिए मत। अच्छा चलिए ठीक, संजय जी समय इतना था, माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं आपको। अब आपने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि ये तो ट्रेलर है, अब इसके बाद पिक्चर, उसके बाद क्लाइमैक्स आना बाकी है। अब ये ट्रेलर में ही जो है ऐसी भाषा है तो सोचिए फिल्म में क्या क्या होगा। धन्यवाद संजू वर्मा जी, किशोर जी, चरण सांपरा साहब, सीमा मलिक जी, वागीश सारस्वत जी, शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।